नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए बच्चों, हमारा यूपी पुलिस के लिए महारथी बैच चला हुआ था, जिसके अंतर्गत मैं आपको भारतीय संविधान पढ़ा रहा था और भारतीय संविधान में हम भाग 5 पे आ गए थे और जो भाग 5 है हमारा, उसमें हमने राष्ट्रपति की शुरुआत की थी। तो अगर बच्चों राष्ट्रपति की बात की जाए तो हम अगर राष्ट्रपति की बात करें तो हमारा बच्चों जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति जो होगा बच्चों हमारा, वो होगा अनुच्छेद 52 से 62 तक। वो होगा हमारा अनुच्छेद 52 से 62 तक, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 से लेके बच्चों जो आर्टिकल 62 तक है, उसमें जो बताया गया है बच्चों, वो राष्ट्रपति के विषय में बताया गया है। इसी के साथ बच्चों यदि हम बात करें तो हमने जो लास्ट क्लास की थी उसमें हमने अनुच्छेद 55 तक पढ़ लिया था। अनुच्छेद 55 तक राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी बातें थी वो हमने बच्चों कवर कर ली थी। हमने अनुच्छेद 52 में बात की थी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमने अनुच्छेद 53 में बात की थी कि जो राष्ट्रपति है उसके पास संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। 54 में बात की थी हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के विषय में, और अनुच्छेद 55 में बात की थी बच्चों हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका होगा, पद्धति होगी, वो क्या होगी। तो आज जो हम बात करेंगे बच्चों, वो हम करेंगे अनुच्छेद 56 की। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 56 है वो क्या कहता है। अगर बच्चों हम अनुच्छेद 56 की बात करें, अनुच्छेद 56, तो हमारा अनुच्छेद 56 बताता है बच्चों राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल बच्चों ये बता रहा है कि जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होगा, राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, वो कितने वर्ष के लिए पद पर आसीन होगा, उसकी जो पदावधि है वो क्या होगी बच्चों। तो अगर बच्चों इसकी हम पदावधि की बात करें, इसके कार्यकाल की बात करें, तो हम लिख सकते हैं बच्चों, इसके नीचे हम नोट डाल के लिख सकते हैं बच्चों, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण से 5 वर्षों तक, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण से, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण से 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण से 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है, यानी कि बच्चों ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल होगा बच्चों 5 वर्ष। साथ ही बच्चों एक शर्त और है यहाँ पे, उसका हम केवल जिक्र कर लेंगे, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। यदि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी यानी कि नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आता है तो तब तक पुराना राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ेगा, यानी कि वो अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हम बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। हमारा जो अनुच्छेद होगा बच्चों वो होगा हमारा अनुच्छेद 57। अगर बच्चों हम अनुच्छेद 57 की बात करें तो अनुच्छेद 57 बताता है बच्चों पुनः निर्वाचन के पात्रता, कि जो भारत में राष्ट्रपति होगा कोई व्यक्ति, वो दोबारा उस पद पे चुना जा सकता है या नहीं चुना जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया, क्या वो दोबारा राष्ट्रपति उस पद पर बन सकता है या दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगर दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है तो कितनी बार बन सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार। ठीक है, तो ये उसी के संबंध में बच्चों बात करता है। तो जो अनुच्छेद 57 है बच्चों हमारा, उसमें है पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन की पात्रता, पुनः निर्वाचन की पात्रता। और बच्चों इस पात्रता की बात करें तो हम इसमें नोट डाल के लिख सकते हैं
भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। बच्चों ये कह रहा है कि भारत में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई एक व्यक्ति एक बार चुनाव लड़ेगा, 2 बार लड़ेगा, 3 बार लड़ेगा, कितनी बार लड़ेगा। भारत में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। भारत में एक व्यक्ति चाहे जितनी भी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है। बच्चों यदि बच्चों हम अमेरिका में बात करें, जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, तो अमेरिका में ये नियम है बच्चों कि एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बनेगा, उसके बाद वो तीसरी बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जो हमारा 55 था इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, जो हमारा 56 था इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, 57 में बच्चों हमारा पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। इसी के साथ बच्चों हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58, तो बच्चों अगर हम अनुच्छेद 58 की बात करें तो इसमें है राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में बच्चों राष्ट्रपति की योग्यता कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए या राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होगी। तो अगर बच्चों योग्यता की बात करें तो कुल मिला के वो 3 से 4 योग्यता है। अगर हम उन योग्यता के संबंध में बात करें बच्चों तो हमारी पहली योग्यता होगी वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। तो पहली योग्यता होगी बच्चों वह भारत का नागरिक हो। अगर बच्चों दूसरी योग्यता की बात करें तो दूसरी योग्यता होगी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। इसी के साथ बच्चों अगर हम तीसरी योग्यता की बात करें तो तीसरी योग्यता होगी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है बच्चों, और उसी के साथ अगर चौथी योग्यता की बात करें तो किसी भी लाभ के पद पर न हो। किसी भी लाभ के पद पर न हो। किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो अगर बच्चों हम योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति बनने की ये 4 प्रमुख योग्यता है आपकी। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। अगर बच्चों लाभ के पद का अगर मतलब बताए क्या लाभ का पद, तो लाभ के पद का सीधा मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, यानी कि वो किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अगर हम अनुच्छेद 59 की बात करें, अनुच्छेद 59 की बात करें बच्चों तो इसमें है राष्ट्रपति बनने की शर्तें। राष्ट्रपति बनने की शर्तें
58 में है योग्यता, 59 में है शर्तें, 57 में है पुनर्निर्वाचन और 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। शर्तों में बच्चों कुछ नहीं है, शर्तों में बस यही है कि वो लाभ के पद पर न हो और जिस समय वह राष्ट्रपति की शपथ लेता है तो उस समय वो राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो वो शपथ से पूर्व भी वहां से बच्चों क्या कर देगा, वो त्याग पत्र दे देगा। ठीक है, तो शर्तों में कोई खास चीज नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों अनुच्छेद 60 की। अगर बच्चों हम अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में है बच्चों राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 60 में है बच्चों राष्ट्रपति की शपथ, 59 में है शर्तें और 60 में है शपथ। अगर बच्चों हम बात करें कि जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है। अगर राष्ट्रपति की हम शपथ के संदर्भ में बात करें तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो CJI होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो CJI ही आपका राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है। तो हम यहां नोट डाल के लिखते हैं, नोट में लिखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है। तो ये बात है बच्चों अनुच्छेद 60 में, यानी कि 56 में हो गया कार्यकाल, 57 में होगा पुनर्निर्वाचन, 58 में होगी योग्यता, 59 में होगी शर्तें और 60 में बच्चों क्या होगी, तो 60 में होगी बच्चों हमारी शपथ। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें अनुच्छेद 61 की, तो आइए देखते हैं हम अनुच्छेद 61 में क्या है। आप इसे नोट कर लेंगे या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको अपने जो नोट्स हैं कॉपी है उसमें क्रमबद्ध तरीके से जो है आप नोट्स कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, कि जो अनुच्छेद 61 है वो क्या कहता है। तो आइए बढ़ते हैं अनुच्छेद 61 की ओर। तो देखते हैं बच्चों अनुच्छेद 61 का, ठीक है। तो ये होगा बच्चों हमारा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61, अगर बच्चों हम अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 पे है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। जो राष्ट्रपति को बच्चों हटाने की प्रक्रिया होती है उसे बच्चों हम उस प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं। इंग्लिश में हम इम्पीचमेंट वर्ड का यूज करते हैं। तो जो अनुच्छेद 61 है बच्चों, इसमें राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग का प्रक्रिया होगी उसके विषय में बताया गया है। तो हम यहां लिखते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि बच्चों जो राष्ट्रपति को हटाने का तरीका होता है बच्चों, उस हटाने के तरीके को ही हम महाभियोग बोलते हैं। तो आइए एक बार महाभियोग को समझ लेते हैं कैसे महाभियोग होगा, फिर उसको हम लिखवा भी देंगे। तो एक मिनट पहले पानी पी लें, उसके बाद फिर जो है चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे।
तो आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। हम देखते हैं कि महाभियोग क्या है। हमने कहा कि जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है हमारी, वही हटाने की प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? तो हटाने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी महाभियोग। अब देखते हैं कि महाभियोग कैसे लाया जाता है, कैसे नहीं लाया जाता, क्या प्रोसीजर है महाभियोग। देखिए हमारी जो संसद है, पहले एक बार समझ लेंगे फिर उसके बाद मैं लिखवा दूंगा। हमारी संसद के बच्चों दो सदन हैं, दो सदन है। एक है हमारा बच्चों लोकसभा, और इसी के साथ बच्चों अगर बात की जाए तो एक है हमारा राज्यसभा। तो बच्चों हमारे सदन के दो संसद के दो सदन, लोकसभा राज्यसभा। अगर बच्चों लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो वो है 543, और इसी प्रकार राज्यसभा में अगर सदस्यों की बात की जाए बच्चों तो वो है वर्तमान में हमारे पास 245, यानी कि 543 और 245। अगर बच्चों हमें राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाना है, उसे हम महाभियोग की प्रक्रिया बोलेंगे, तो वो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। चाहे तो उस प्रस्ताव को हम लोकसभा में ले आए, चाहे तो हम उस प्रस्ताव को राज्यसभा में ले आए। वो डिपेंड करता है कि कहां पे लाना है। अगर हमें उस प्रस्ताव को लोकसभा में लाना है या राज्यसभा में लाना है, जिस भी सदन में लाना है, उस सदन के 1/4 सदस्य उस चीज पर सहमत होने चाहिए। यानी मान के चलो हमें जो प्रस्ताव लेकर आना है वो लोकसभा में लेकर आना है, तो जो लोकसभा के 1/4 सदस्य है, 1/4 सदस्य है, पहले वो 1/4 सदस्य लिख के देंगे, और लिख के किसे देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को, और जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं? स्पीकर। ये स्पीकर को लिख के देंगे, और उसके बाद स्पीकर केवल इस बात की जांच करेगा कि उस पे 1/4 सदस्यों के साइन है या नहीं है, और उस पे 1/4 सदस्यों के साइन है तो स्पीकर उसे स्वीकार कर लेगा। और उसके बाद बच्चों जो स्पीकर जो है इसकी इंफॉर्मेशन भिजवा देगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति को यह कहेगा कि आपके पास 14 दिन का समय है, 14 दिन के बाद आपके ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और जैसे ही 14 दिन कंप्लीट होंगे, 15वें दिन बच्चों जो है जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बच्चों, तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543। हम मान के चल रहे कि 543 के 543 सदस्य उस दिन आए थे। तो बच्चों अब कुछ सदस्य होंगे राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में, यानी कि महाभियोग के पक्ष में, और कुछ होंगे विपक्ष में। तो जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा बच्चों वो कहीं से निकलेगा? वो निकलेगा मतदान से। यहां पे बच्चों वोटिंग होगी। अगर 543 हम मान के चल रहे हैं कि उस दिन 543 ही आ रहे, जितने भी उपस्थित सदस्य होंगे, यदि बच्चों 543 के 2/3 सदस्यों ने महाभियोग के पक्ष में वोट डाल दी, तो इसका मतलब है महाभियोग यहां से क्या हो गया? पास। फिर उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में बच्चों सेम प्रोसीजर होगा। अगर यहां भी महाभियोग के पक्ष में 2/3 वोट पड़ गई, तो उसी समय से राष्ट्रपति का जो पद है बच्चों वो क्या मान लिया जाएगा? रिक्त मान लिया जाएगा। एक बात बच्चों ध्यान देने योग्य है, और वो बात ध्यान देने योग्य ये है कि जब हम राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला रहे हैं तो वोट संसद के सभी सदस्य डाल लें, वो चाहे निर्वाचित हो और चाहे मनोनीत हो। लेकिन जिस समय राष्ट्रपति का बच्चों चुनाव हो रहा था, उस समय इस प्रकार का कोई प्रोसीजर नहीं था। उस समय बस ये था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेंगे सदस्य, वो केवल कैसे सदस्य होंगे? वो निर्वाचित सदस्य होंगे, वो इलेक्टेड कैंडिडेट होंगे बच्चों, ठीक है। जबकि महाभियोग में ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ बच्चों बात की जाए तो जब हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन करा था, जब हमने राष्ट्रपति को चुना था, तो चुनने में बच्चों विधानसभा के भी सदस्य थे। हम विधानसभा के सदस्यों की भी राय जान रहे थे, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे विधानसभा का कोई रोल ही नहीं है। तो यानी कि यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो निर्वाचन में महाभियोग के सदस्य जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन के दौरान जो होगा आपका, निर्वाचन के दौरान जो होगा बच्चों, उसमें आपका विधानसभा के सदस्यों से पूछा जाएगा। जबकि जब हटाना होगा तो हम उन्हें नहीं पूछेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए सारी बात को मैं आपको एक बार लिख देता हूं उसके, ताकि आप अपने नोट्स में जो है इन चीजों को लिख सकें।
ताकि इन चीजों को जो है आप नोट्स में लिख सकें। तो आइए लिखते हैं, हम यहां पे बात करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा इसमें, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, लाई जा सकती है। इसमें अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, शुरू की जा सकती है। तो ये कह रहा है बच्चों कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखें, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उस सदन के एक चौथाई यानी कि 1/4, उस सदन के एक चौथाई सदस्यों की सहमति, एक चौथाई सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। एक चौथाई सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। यानी कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उस सदन के कितने, एक चौथाई 1/4, एक चौथाई सदस्यों की क्या चाहिए बच्चों, सहमति होनी चाहिए। और हमने लिख लिया कि किसी भी सदन में हम शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों यदि हम बात करें तो दूसरा हमारा पॉइंट होगा नेक्स्ट, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। यानी कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं बच्चों, तो राष्ट्रपति को इसकी इंफॉर्मेशन कितने दिन पहले देनी पड़ेगी, तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी बच्चों 14 दिन पहले। ठीक है बच्चों। इसी के साथ अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला बिंदु होगा, हमारा बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो कहता है यदि महाभियोग का प्रस्ताव, ये सारी चीजें आपको पहले समझा दी गई, यदि महाभियोग का प्रस्ताव
संसद के ये महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से, ये महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास हो जाता है, विशेष बहुमत से पास हो जाता है, विशेष बहुमत से पास हो जाता है, तो उसी समय से, तो उसी समय से राष्ट्रपति का पद, तो उसी समय से राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है। और बच्चों बात आई यहां पे विशेष बहुमत की, और विशेष बहुमत का मतलब होता है बच्चों संसद के जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3। विशेष बहुमत का मतलब होगा कि उस दिन जो संसद का सदन चल रहा है, संसद के सदन में जो उपस्थित और बहुमत जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उन सदस्यों का कम से कम बच्चों कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। वो 2/3 सदस्य जो है इस चीज के लिए सहमत हो। इसी के साथ बच्चों अगर हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद जो है, हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद कहता है बच्चों कि महाभियोग के दौरान संसद के सभी सदस्य, महाभियोग के दौरान संसद के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। महाभियोग के दौरान संसद के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत। तो ये कह रहा है कि बच्चों वो सदस्य निर्वाचित हो या मनोनीत हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और वो चीज हमने बच्चों पहले ही बता दी आपकी कि जो विधानसभा के सदस्य है वो निर्वाचन में तो भाग लेते हैं बच्चों, लेकिन निर्वाचन में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। तो आइए उस पॉइंट को भी हम लिखवा देते हैं। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के, विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं, परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते, परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। भाई यहां पे कह रहा है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो हमारे एमएलए हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेंगे, यानी कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा उसमें तो भाग लेंगे, लेकिन जब उसे हटाने की बारी आएगी, जब महाभियोग की बारी आएगी तो उसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी की पूरी जो चीजें थी बच्चों हमारे अनुच्छेद 61 से संबंधित थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इन चीजों को उसके बाद जो आप नोट्स बना लेंगे उसमें लिख लेंगे। तब राष्ट्रपति का बच्चों हमारा लास्ट अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद कौन सा है हमारा, तो बच्चों वो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 62। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 62 की ओर। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो अनुच्छेद 62 है वो क्या क्या चीजें कहता है।
तो देखते हैं बच्चों अनुच्छेद 62 को, जो मैं सर रफ कर रहा हूं। उसके बाद हम अनुच्छेद 62 की ओर बढ़ेंगे कि अनुच्छेद 62 में क्या क्या चीजें कही गई है। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 62 की ओर। तो हमारा जो अनुच्छेद 62 है, अनुच्छेद 62 बच्चों बात करता है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की पूर्ति के बारे में। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की पूर्ति। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की पूर्ति, ये बात करता है बच्चों कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए तो उसे कैसे भरा जाएगा। यानी अगर कभी आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसके लिए क्या चीजें होंगी। तो आइए देखते हैं, हम यहां पे नोट डाल के लिखते हैं। उसमें बच्चों हम नोट डाल के लिखते हैं, यदि आकस्मिक परिस्थितियों में, यदि आकस्मिक परिस्थितियों में, यदि आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो नया राष्ट्रपति 6 माह के अंदर, तो नया राष्ट्रपति 6 माह के अंदर चुन लिया जाना चाहिए। नया राष्ट्रपति 6 माह के अंदर चुन लिया जाना चाहिए, चुन लिया जाना चाहिए। नया राष्ट्रपति 6 माह के अंदर चुन लिया जाना चाहिए। यह कह रहा है कि अगर कोई विशेष आकस्मिक परिस्थिति होगी, उसमें राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया या राष्ट्रपति की मृत्यु होगी, तो ये कह रहा है कि जो नया राष्ट्रपति है वो 6 महीने के अंदर अंदर बच्चों चुन लिया जाना चाहिए। इसी के साथ बच्चों अगर हमने बात करी जो हमारा राष्ट्रपति है, वो जो हमारा राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का पद क्या हो गया बच्चों, रिक्त हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, जो बच्चों भारत का क्या होगा, उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति का कामकाज संभालेगा। और वो बच्चों क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बच्चों कार्यवाहक राष्ट्रपति। यानी कि उपराष्ट्रपति बन जाएगा, भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर किसी विशेष परिस्थिति ऐसी हुई कि राष्ट्रपति का पद भी रिक्त है और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और बच्चों अगर कभी ऐसी परिस्थिति होगी कि राष्ट्रपति का पद भी खाली, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली, तो ऐसी परिस्थिति में फिर संभाल लेगा सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी हमारा क्या होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। जो भी बच्चों हमारा क्या होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो संभालेगा इस चीज को। यानी कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय का तो है सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट में क्या है बच्चों, 1+33 न्यायाधीश है, तो एक क्या है सीजीआई है और 33 क्या है न्यायाधीश है। उन सब में क्या है, क्रम है जो उन सब में वरिष्ठ होगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर का है। ठीक है, आज तक हमारे साथ केवल एक बार ऐसी परिस्थिति हुई
कि जब हमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत का राष्ट्रपति बनाना पड़ा था। और वो था हमारे जब तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी ने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो उस समय न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, तो उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये बच्चों उन चीज़ों के बारे में भी, उन फैक्ट्स के विषय में भी लिख लेते हैं। एक दो चीज़ और लिख लेते हैं बच्चों। लिखेंगे हम इसमें राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति को सौंपता है। वो जो राष्ट्रपति होगा वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। इसी के साथ बच्चों अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो बच्चों जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हीं के बारे में लिख रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। दो बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो यही भारत में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। उसके बाद बात करें जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसी के साथ बच्चों अगर बात करें जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति थे, 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी। जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। साथ ही बच्चों कुछ फैक्ट्स और लिख लेते हैं हम इसी के बराबर में। यहीं पे बच्चों हम लिख लेंगे नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, जो निर्विरोध चुने गए थे। तो इनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, तो निर्विरोध चुन लिए गए थे। उसके बाद बच्चों हम लिख लेंगे ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले, ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे।
ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ बच्चों अगर बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इसी के साथ बच्चों अगर बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और ये बच्चों कौन से नंबर की है? तो ये बच्चों है 15वें नंबर की। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों अगर वेतन की बात की जाए तो भारत में अभी जो राष्ट्रपति का वेतन चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है 5 लाख प्रति माह। तो जो राष्ट्रपति का वेतन चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है हमारा 5 लाख रुपए प्रति माह। तो इसी के साथ बच्चों अगर बात की जाए तो हमने कहा था कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। तो हमने क्रमवार तरीके से एक एक अनुच्छेद को पढ़ लिया। हमने बात की अनुच्छेद 52 की, तो अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है? उसकी कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया। 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल है। 55 में क्या है? निर्वाचन की पद्धति है। 56 में क्या है? तो कार्यकाल है। 57 में पुनः निर्वाचन। 58 में योग्यता है। 59 में शर्तें हैं। 60 में शपथ है। 61 में महाभियोग है। और 62 में पद की रिक्तता की पूर्ति दी गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने लिखवा दिए। तो बच्चों अब राष्ट्रपति के ऊपर हमारी एक क्लास और होगी। उस क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्ति, और वो जो क्लास है वो लंबी क्लास होगी, कम से कम 1 से सवा घंटे की क्लास होगी। उस एक ही क्लास में हम राष्ट्रपति की सारी शक्तियों को समेट लेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।